तो हैंगर ब्रीफ में आप सबका स्वागत है। अगर आप एक नए एवियोनिक्स टेक्नीशियन हैं तो ये खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फ्लाइट लाइन पर एसी मेजरमेंट की, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, कोई फालतू की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे एजेंडे में 5 जरूरी बातें हैं। हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों एक बढ़िया डीसी मीटर भी कभी कभी धोखा दी जाता है। फिर हम देखेंगे कि एसी को मापने लायक कैसे बनाया जाए, सही टूल कैसे चुनें, ट्रू आरएमएस का क्या मतलब है, और आखिर में मैं कुछ ऐसे प्रो टिप्स दूंगा जो आपको फ्लाइट लाइन पर एकदम हीरो बना देंगे। तो चलिए सीधे उस प्रॉब्लम पर आते हैं जिससे लगभग हर नया टेक्नीशियन जूझता है। ये एक ऐसी पहेली है जो आपको घंटों तक परेशान कर सकती है, लेकिन आज हम इसे सुलझा कर ही रहेंगे। हाँ, ये एक क्लासिक रूकी मिस्टेक है। सोचिए, एक लाइव 400 हर्ट्ज एसी बस है, आपने उस पर अपना भरोसेमंद डीसी मीटर लगाया और रीडिंग आती है 0। ऐसा क्यों होता है? यही सवाल हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाएगा। और देखें, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये आपको घंटों तक गलत दिशा में दौड़ा सकती है। आप सोचेंगे कि एयरक्राफ्ट में कोई बहुत बड़ी खराबी है, जबकि असल में आपने बस गलत टूल उठा लिया है। इसे समझना आपका वक्त और सिरदर्द दोनों बचाएगा। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? जवाब मीटर के दिल में छिपा है, जिसे डार्सन मूवमेंट कहते हैं। इसे एक डांस फ्लोर की तरह सोचिए। डीसी करंट एक धीमी स्थिर धुन है जिस पर कॉइल आराम से नाचती है, लेकिन एयरक्राफ्ट का 400 हर्ट्ज एसी करंट, वो तो एक सुपरफास्ट मेटल सॉन्ग जैसा है। करंट की दिशा इतनी तेजी से बदलती है कि बेचारी कॉइल आगे पीछे हिलने की कोशिश तो करती है, पर बस अपनी जगह पर कांप कर रह जाती है और सुई 0 पर अटक जाती है। तो अगर हमारा डीसी मीटर एसी की तेज धुन पर नाच ही नहीं सकता तो हम क्या करें? सिंपल है, हम धुन ही बदल देते हैं। यहीं पर रेक्टिफिकेशन नाम का जादू काम आता है, जो एसी के उस वाइल्ड डांस को एक शांत स्थिर धुन में बदल देता है, जिसे हमारा डीसी मीटर समझ सके। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो रेक्टिफिकेशन एसी के ऊपर नीचे जाने वाले सिग्नल को एक ही दिशा में बहने वाले सिग्नल में बदल देता है। ये एकदम स्मूथ डीसी नहीं होता, बल्कि एक पल्सेटिंग डीसी होता है, जिसे डीसी मीटर मूवमेंट आसानी से पढ़ लेता है। अब देखिए, रेक्टिफिकेशन के 2 मेन टाइप होते हैं। हाफ वेव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एसी वेव का सिर्फ आधा हिस्सा इस्तेमाल करता है। मतलब बहुत सारी जानकारी छूट जाती है और रीडिंग उतनी सटीक नहीं होती। दूसरी तरफ है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जो वेव के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करता है, जिससे आउटपुट ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा सटीक मिलता है। और देखिए, एवियोनिक्स में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ही सब कुछ है, इसीलिए एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको हमेशा फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही मिलेगा, खासतौर पर ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। और यहां एक छोटा सा पेज है, एक सीक्रेट समझ लो। मीटर की सुई जो असल में महसूस कर रही है वो है एवरेज वैल्यू, लेकिन वो आपको जो दिखा रही है वो है आरएमएस वैल्यू। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ये एक ट्रांसलेटर की तरह है जो एक भाषा सुनता है और आपको दूसरी भाषा में बताता है। मीटर एवरेज वैल्यू सुनता है, लेकिन उसे ट्रांसलेट करके आपको आरएमएस वैल्यू दिखाता है, जो एसी की असली काम की वैल्यू है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। सही काम के लिए सही मीटर कैसे चुनें, क्योंकि सारे मीटर एक जैसे नहीं बने होते। तो आपके टूल बॉक्स में समझ लो 2 मेन खिलाड़ी हैं। एक है आपका नॉर्मल रेक्टिफाइड मीटर। ये साफ सुथरी साइन वेव पर तो ठीक काम करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे नए एयरक्राफ्ट के शोर वाले माहौल में ले जाते हैं ना, ये घबरा जाता है और गलत रीडिंग देने लगता है। और फिर आता है हमारा हीरो, मूविंग आयरन वेन मीटर। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेव फॉर्म कैसा है, ये चुंबकीय धक्के के एक सिंपल सिद्धांत पर काम करता है और आपको हमेशा हर बार एक सच्ची ट्रू आरएमएस वैल्यू देता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक जगह साफ साफ बता देती है। डार्सन वॉल डीसी के लिए चैंपियन है। फिर है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, जो लैब का सुपरस्टार है, जिसकी एक्यूरेसी का कोई मुकाबला नहीं। और हमारी फ्लाइट लाइन के लिए है मूविंग आयरन वेन, एक मजबूत भरोसेमंद साथी। एक और बात पर ध्यान दीजिए, आखिरी 2 का स्केल गैर रेखिक है। इसका मतलब है कि स्केल पर निशान बराबर दूरी पर नहीं होते। तो इससे एक बड़ा मजेदार सवाल खड़ा होता है, अगर मूविंग आयरन वेन मीटर इतना अच्छा काम करता है तो फिर किसी को इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जैसे महंगे और सुपर एक्यूरेट मीटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? जवाब छिपा है इसके खास काम में। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर रोजमर्रा के काम के लिए नहीं है, ये एक लैब ग्रेड इंस्ट्रूमेंट है। इसका इस्तेमाल पावर को बहुत सटीकता से नापने के लिए, यानी एक वॉटमीटर के तौर पर किया जाता है, या फिर दूसरे मीटरों को चेक और कैलिब्रेट करने के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर।
चलो अब बात करते हैं उस एक चीज की जो एसी की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज आप सिर्फ एक चीज याद रखना चाहें तो वो ये हो, RMS। RMS को समझने का सबसे आसान तरीका है हीटिंग इफेक्ट के बारे में सोचना। सीधी सी बात है, 115 वोल्ट AC RMS एक रेजिस्टर को ठीक उतना ही गर्म करेगा जितना 115 वोल्ट DC करेगा। ये AC वोल्टेज की असली काम करने वाली ताकत है और इसीलिए ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और यही वजह है कि ट्रू RMS कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये एक जरूरत है। नए एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से भरे होते हैं जो पावर लाइन पर बहुत सारा शोर पैदा करते हैं, एक परफेक्ट वेव को आरी के दांतों जैसा बना देते हैं। एक साधारण मीटर इस शोर से कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन एक ट्रू RMS मीटर इन सब गड़बड़ियों को अनदेखा करके आपको असली सटीक वैल्यू देगा। चलो अब इस सेशन को खत्म करते हैं कुछ काम की सलाह, चेकलिस्ट और सेफ्टी चेतावनियों के साथ जिन्हें आप फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई AC मीटर गड़बड़ रीडिंग दे रहा है तो हो सकता है कि उसका रेक्टिफायर खराब हो। इसे चेक करने का ये एक आसान 4 स्टेप का तरीका है। पहला, देखो कि क्या रीडिंग लगातार कम आ रही है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से अलग करो। तीसरा, एक ओम मीटर से उसका फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस चेक करो। मतलब ये देखना कि करंट एक तरफ तो आराम से जा रहा है पर दूसरी तरफ से ब्लॉक हो रहा है, बिल्कुल एक वन वे गली की तरह। और चौथा, जो भी रीडिंग आए उसे अपने मेंटेनेंस मैनुअल से मिलाओ। अब ये रहे 3 फटाफट और बहुत जरूरी टिप्स। पहला, सर्किट की रीडिंग को अनजाने में बदलने से बचने के लिए हमेशा एक हाई इंपीडेंस वाले DMM का इस्तेमाल करो। दूसरा, अगर बस में बहुत शोर है तो ट्रू RMS मीटर पर ही भरोसा करो। और तीसरा टिप, शायद सबसे जरूरी है क्योंकि यह सबसे आम गलती है, कनेक्ट करने से पहले 2 बार नहीं 3 बार चेक करो कि तुम्हारा मीटर AC मोड पर है। यह आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये कोई सलाह नहीं है, ये एक नियम है जो आपकी जान बचा सकता है। जब भी करंट ट्रांसफार्मर के साथ काम कर रहे हो, अगर आप सेकेंडरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसे हमेशा शॉर्ट करना ही होगा। अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया तो वो एक जानलेवा वोल्टेज बना सकता है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, इसे गांठ बांध लो। और हाँ, बस एक छोटा सा रिमाइंडर, एयरक्राफ्ट AC सिस्टम आमतौर पर 400 हर्ट्ज पर काम करते हैं। यही वो तेज रफ्तार है जिसका डार्सनवाल कॉइल पीछा नहीं कर सकता और इसीलिए वो 0 पड़ता है। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक मीटर आपको सिर्फ एक नंबर देता है, लेकिन एक ऑसिलोस्कोप आपको पूरी कहानी दिखाता है। अगली बार जब आप वोल्टेज पढ़ें तो खुद से पूछें, उस नंबर के पीछे की वेवफॉर्म कैसी दिख रही है? क्या वो वाई है, उसमें शोर है या एकदम साफ है? असली कहानी तो वही है।